अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से तुम क्या समझते हो? झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजाति है? और साथ ही साथ ये बताओ कि वो कौन सा मतलब जनजाति नया ऐड होने को है। राज्यसभा में बिल पास हो चुका है। साथ ही साथ ये बताओ कि झारखंड सरकार शेड्यूल्ड ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाई है। सर, आर्टिकल 366 जो है सर, उसमें ये बोला गया है कि अनुसूचित जनजाति वो जनजाति है जिसको राष्ट्रपति साहब ने आर्टिकल 342 के अंदर लिस्ट किया हुआ है। एट प्रेजेंट झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति है, लेकिन राज्यसभा ने हाल ही में बिल पारित किया है जिससे जो भोक्ता कम्युनिटी है ये जो है सर अब अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में आ जाएगी और झारखंड में 33 अनुसूचित जनजाति हो जाएंगे सर। जो फेमस फ्रीडम फाइटर हैं नीलांबर पीतांबर, ये भोक्ता कम्युनिटी को ही बिलोंग करते थे सर। और सर झारखंड सरकार जनजाति के अपलिफ्टमेंट के लिए ढेर सारा स्कीम चलाती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है, मुफ्त में किताबें दी जाती है। उसके बाद सर टेक्निकल एजुकेशन के लिए बिरसा मुंडा टेक्निकल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें सर तो झारखंड सरकार जो है वो आदिम जनजाति को अलग से 35 किलोग्राम अनाज देती है डाकिया स्कीम के थ्रू। साथ ही साथ झारखंड सरकार ने 15 लाख अलग से बेनिफिशियरी ऐड किए हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। उसके बाद सर जो बहुत सी अनुसूचित जनजाति है वो मैक्सिमम जो है गांव में रहती है और खेती करती है, तो झारखंड सरकार ने किसानों के लिए अलग अलग स्कीम चलाए हुए हैं। साथ ही साथ सर कोविड का इम्पैक्ट काफ़ी मतलब नुकसान किया यहाँ के लोगों को, तो फिर झारखंड सरकार ने सर बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना चलाया है जिसमें सर हॉर्टिकल्चर मतलब फलदार वृक्ष प्रोवाइड किए जाएंगे लगाने को और जो आगे चल के उनको एक इनकम देगा। साथ ही साथ नीलांबर पीतांबर योजना चलाई गई है क्योंकि सर यहाँ पे 17% वेस्टलैंड है तो उनको कल्टिवेबल लैंड में तब्दील करना है सर। कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी में क्या अंतर है? एट प्रेजेंट भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है और झारखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है? सर जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं सर वो पूरे देश के ब्यूरोक्रेसी के सर हेड होते हैं। वो सर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के, चेयरपर्सन होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, और साथ ही साथ वो कैबिनेट सेक्रेटरीट के भी हेड होते हैं सर। और सर वो गवर्नमेंट को रन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको असिस्ट करने के लिए ढेर सारे सेक्रेटरी होते हैं। साथ ही साथ होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी सभी उनको रिपोर्ट करते हैं। एट प्रेजेंट सर अपने देश के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो है मिस्टर राजीव गौबा। सर जब हम स्टेट पे आते हैं सर तो स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड के हेड होते हैं चीफ सेक्रेटरी, और सर ये स्टेट गवर्नमेंट को रन करने में बहुत अहम रोल निभाते हैं सर। लेकिन सर जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं जैसे होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ऐसा सर स्टेट लेवल पे नहीं होता है और चीफ सेक्रेटरी को ये सारा काम खुद से जो है मैनेज करना पड़ता है सर। तो सर हम कह सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी का सर जो रोल है वो कहीं ना कहीं स्टेट पे कैबिनेट सेक्रेटरी से सर ज़्यादा है। एट प्रेजेंट झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं सर उनका नाम मिस्टर सुखदेव सिंह है सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान आचार संहिता से तुम क्या समझते हो? कौन सा राज्य है जो अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला है? और क्या तुमको लगता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको राज्य खुद ही मतलब इसको लागू कर सकते हैं? साथ ही साथ ये बताओ कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे देश में लागू नहीं होना चाहिए? सर कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 44 है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान आचार संहिता की सर बात करता है। अपने देश में सर क्रिमिनल जो लॉज हैं वो तो कॉमन हैं लेकिन अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। इंडिया में सिविल लॉज जो हैं वो अलग अलग हैं। इंडिया सर जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है सर, और अलग अलग रिलीजन के अपने अलग अलग लॉज हैं सर। तो सर अभी उत्तराखंड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कैबिनेट में जो है पारित कर दिया रेजोल्यूशन कि हम जो है अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे सर। लेकिन सर दिक्कत की बात ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको पारित करने के लिए आपको जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए सर। और सर इंडिया में एकमात्र स्टेट है जहाँ पे ये पहले से लागू है वो है गोवा। लेकिन सर गोवा जो है ये पोर्टुगीज कंट्रोल में था और जब गोवा इंडिया का हिस्सा बना तो इंडिया के पार्लियामेंट ने जो है वो पोर्टुगीज एक्ट को जो है मान्यता दी। तो सर हम कह सकते हैं कि स्टेट इसको खुद से सर नहीं कर सकती है, उसको जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए।
और सर जहाँ तक बात है इसको देश में लागू करने की, तो सर मेरा विचार ये है कि भारत सर यहाँ पे ऑलरेडी जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी जो मेजोरिटी है, उसके लिए सर हिंदू कोड जो है स्टार्टिंग से है। तो 80% लोग तो ऑलरेडी एक कॉमन मतलब लॉ से जो है वो गवर्न होते हैं। साथ ही साथ जो हिंदू कोड है सर ये पारसी पे, बुद्धिस्ट पे, सिख्स पे और जैन पे भी लागू होता है सर। तो बच गया सर कुछ माइनॉरिटीज़ जो इसके अंदर कवर नहीं होते, जो हिंदू कोड में नहीं आते हैं। तो सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन का सर फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 25 के अंदर सर। तो मेरा सर ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी जो है मेजोरिटी पे लागू है, तो माइनॉरिटीज़ को, खासकर जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, तो उनको सर उनका जो पर्सनल लॉ है जो कि सही है, जैसे कि सर जो तलाक का नियम था वो मुस्लिम्स में सही नहीं था, तो चलिए ट्रिपल तलाक को हटाया गया, वो सही बात है। लेकिन सर जो उनका जैसे शादी विवाह का जो तरीका है सर, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए सर। और मतलब कंसल्टेशन करना चाहिए सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ, और जहाँ जहाँ संभावना है वहीं पे कॉमन सिविल लॉ अगर लाना भी है तो लाना चाहिए। बाकी सर जो शादी विवाह के जो तरीके हैं सर, उसमें तो सर बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही है, जबकि जो धर्म का अधिकार है सर ये एक मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ लॉ कमीशन जो है उसने 2018 में ये कहा भी था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये तो नाइदर फिजिबल है और अभी डिजायरेबल भी सर नहीं है अपने देश के लिए। अभी देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सर अभी हमारे देश के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो है जनरल मनोज मुकुंद नारवणे जी। यूक्रेन रशिया डायलॉग में कौन सा देश जो है वो मीडिएटर का काम कर रहा है? सर चूंकि तुर्की जो है सर वो नाटो का सदस्य है, यूक्रेन के साथ अच्छा संबंध रखता है, साथ ही साथ उसका रूस के साथ भी सर अच्छा संबंध है, इसलिए सर जो तुर्की है वो रशिया और यूक्रेन के बीच जो है सर मीडिएटर का काम कर रहा है, और जो यूक्रेन और रशिया का डायलॉग है वो तुर्की में सर हो रहा है। जनजाति पद सिद्धांत से तुम क्या समझते हो, और क्या तुमको लगता है कि इसको ठीक से जो है इम्प्लीमेंट किया गया है? सर आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठा कि सर जो जनजाति लोग हैं उनका विकास कैसे किया जाए। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी था कि उनको जैसे अंग्रेज अलग रखे थे, अलग रखा जाए। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी था कि उनको डायरेक्ट मुख्य धारा में शामिल किया जाए। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, हम जो है उनको उनके तरीके में, उनके वेज में ही सर डेवलप करेंगे। और उन्होंने जो है फिर ट्राइबल पंसिल का सिद्धांत दिया। इसको फ्रेम करने में सर एल्विन वर्नियर का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। इसमें ये बोला गया कि जो ट्राइबल लोग हैं उन पे एलियन वैल्यूज़ नहीं इम्पोज करना चाहिए, उनको उन्हीं के तरीके में डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ जो जंगल और ज़मीन है ये दोनों बहुत क्रूशियल हैं ट्राइबल पीपल के लिए, तो उनका अधिकार उस पर बनना चाहिए। उनके एरिया में ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोगों को जो है गवर्नेंस में, डेवलपमेंट में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने लोगों के विकास में मतलब हेल्पफुल साबित हो। साथ ही साथ जो भी रिजल्ट है वो मतलब कितना पैसा खर्च हो रहा है केवल इस पे नहीं डिसाइड होना चाहिए, बल्कि उनके हेल्थ में, इनकम में, एजुकेशन में क्या मतलब डेवलपमेंट आया है, इसके बेसिस पे तय होना चाहिए सर। तो सर सरकार ने तो सर बहुत से स्कीम्स चलाए, जैसे ट्राइबल सब प्लान हो गया। उसके बाद जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया गया, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में पेशा अधिनियम लाया गया। साथ ही साथ सर उनको जंगल में अधिकार दिया गया, ज़मीन पे पट्टा जो है जंगल अधिकार अधिनियम के थ्रू। साथ और जो है कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लिए गए, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट हो गया, या आपका सर जो है उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम्स चलाई गई। लेकिन सर आज़ादी के 75 साल के बाद विकास तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए सर उतना नहीं हुआ है। और ये हमें तब मालूम चलता है जब हम जैसे इंपॉर्टेंट कमेटी, ज़्यादा कमेटी का रिपोर्ट देखते हैं, तो वो कहता है कि नियम कानून तो काफ़ी अच्छे बने और जो है मतलब डेवलपमेंट भी मतलब थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं, क्योंकि ये लेटर और स्पीड में सर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका सर। तो ज़रूरत है सर कि इसको जो है उचित ढंग से सर जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो है एक इसका अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि सर जो ट्राइबल पीपल हो उनका जो है समुचित विकास हो सके और देश का सर जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके।
जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, ये दो टर्म में क्या अंतर है, एक्सप्लेन करो। सर, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में सर एक नैरो डिफरेंस है सर। जब लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करती है और कोर्ट को वहां पे स्टेप इन करना पड़ता है, तो सर उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जो कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट को सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी है सर। इंडिया में सर मेनका गांधी केस हुआ, जिसमें जीने के जो अधिकार है उसको सर और ब्रॉडन किया गया और बोला गया कि जो है इंडिया में ऐसे तो अभी तक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ चलता था, लेकिन अब हम जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी सर मानेंगे। या फिर केशवानंद भारती का केस हुआ, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर को बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो नहीं अमेंड कर सकती है। या फिर मिनेरवा मिल केस हो गया, जिसमें कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को गाड़ी के दो पहियों की तरह बताया गया है। तो सर ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं और पीआईएल ने इसको काफ़ी स्ट्रेंथन किया है जुडिशियल एक्टिविज्म को। लेकिन सर जब कोर्ट अपना जो है दायरा वो क्रॉस कर देती है, फॉर एग्जांपल दिवाली में पटाखों पे बैन, या फिर सर जो अभी कृषि कानून को लेके सर जो आंदोलन चल रहा था और जो मैटर सरकार और जो है आपका किसानों के बीच में था, तो वहाँ पे सर जो है एसआईटी का गठन करना, तो सर ये सब जो है एग्जाम्पल है सर जुडिशियल ओवररीच के। और ये सर सही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई है और सबका सर अपना अपना कार्य क्षेत्र है सर। तो जुडिशियल एक्टिविज्म तो सही है सर, लेकिन जो जुडिशियल ओवररीच है वो सही नहीं है।